Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेफ्रॉन को हम कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये नेफ्रॉन कहलाते हैं। तो जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में तीन बड़े पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं रीनल कार्प्यूसल, एक को ट्यूबुलर सिस्टम कहा जाता है और एक कलेक्टिंग डक्ट है, और इसके अलावा ब्लड वेसल इसके साथ एसोसिएट होती हैं। तो तीन बड़े पार्ट हैं, रीनल कार्प्यूसल, ट्यूबुलर सिस्टम एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले रीनल कार्प्यूसल्स, आगे फर्दर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और बोमेन कैप्सूल। अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो सबसे पहले ये आपको रेड कलर का ब्लड कैपिलरीज के गुच्छा नजर आएगा, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, इसको ग्लोमेरुलस कहा क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्लोमेरुलस का लफ्ज़ी मतलब है गोल, बिल्कुल स्फेरिकल। चूंकि ये गोल होता है इस वजह से इसका नाम ग्लोमेरुलस रखा गया है। तो इसको बॉल ऑफ कैपिलरीज कहा जाता है। अब इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है। अब ब्लड को लाने वाले जो आर्टरीज हैं उनको एफिरेंट आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, एफिरेंट आर्ट्रियोल्स। तो एफिरेंट का मतलब है लाने वाला, जो लेकर आए। और वो हमारे पास आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस में जब फिल्ट्रेशन हो जाएगी और ब्लड से चीज़ें निकल के नेफ्रॉन के अगले हिस्सों में चली जाएंगी, तो जो साफ ब्लड है उसको वापस ग्लोमेरुलस से निकाल के दोबारा बॉडी में ले जाने वाली जो आर्ट्रियोल्स हैं उसको ईफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ईफरेंट। तो ईफरेंट का मतलब है ले जाने वाला। ई आपने एग्जिट से याद रखना है कि जिससे ग्लोमेरुलस से ब्लड एग्जिट हो, ई से एग्जिट, ई से ईफरेंट। तो एफिरेंट जिससे ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा, ईफरेंट जिससे ब्लड निकल के जाएगा। उसके बाद तो ये ग्लोमेरुलस, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के बाहर एक कप शेप स्वेलिंग है जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही होगी। अब ये जो ग्रीन कलर की, इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये बोमेन कैप्सूल कहलाता है। तो बोमेन कैप्सूल, बोमेन साइंटिस्ट का नाम है। इसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के सराउंड में होते हैं। तो आप कह सकते हैं कप शेप स्वेलिंग जिसने अराउंड किया होता है बॉल ऑफ कैपिलरीज को, जिसका नाम ग्लोमेरुलस है, उससे बोमेन कैप्सूल का है। तो ये दोनों चीजें मिलके रीनल कार्प्यूसल बनाती है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ये कप शेप स्वेलिंग है, और ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाती है, रीनल कार्प्यूसल बनाती है। उसके बाद ट्यूबुलर सिस्टम आते हैं। आगे ट्यूबुलर सिस्टम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका लफ्जी मतलब क्या, प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग पॉइंट को कहा जाता है, स्टार्टिंग पोर्शन प्रॉक्सिमल कहलाता है। यानी पहले वाला जो हिस्सा है किसी भी चीज का वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। जैसे ये ह्यूमरस बोन है, इसका जो पहला एंड है ये प्रॉक्सिमल है, उसका जो आखिरी एंड है वो डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल पहले वाले हिस्से को कहा जाता है। तो बोमेन कैप्सूल से ये जो आपको ब्लैक कलर की ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, तो बोमेन कैप्सूल से ट्यूबुलर सिस्टम का जो पहला हिस्सा निकलता है इससे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहा जाता है। और ये इस तरह बल खाई हुई होती है, ये सीधी नहीं होती। और बल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कन्वोल्यूटेड। तो इस वजह से हम कहते हैं इनको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी ऐसी ट्यूब्यूल्स जो सबसे स्टार्ट में मौजूद हों और उसमें काफी सारे बल हों, तो वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये लूप ऑफ हेनले है। इसको लूप ऑफ हेनले क्यों कहा जाता है, हेनले साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, लूप ऑफ हेनले। तो ये ट्यूबुलर सिस्टम का दूसरा पार्ट। अगर आप इस लूप ऑफ हेनले को देखें तो इसके दो पोर्शन है, एक में ट्यूब्यूल्स नीचे की तरफ आ रही हैं और एक में ट्यूब्यूल्स ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो इसका मतलब है लूप ऑफ हेनले ये मजीद दो पोर्शन में डिवाइडेड है।
जो नीचे की तरफ पोर्शन आ रहा होता है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग, और जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है इसे हम कहते हैं असेंडिंग। लिम्ब का मतलब होता है बाजू, यानी इस लूप का वो बाजू जो नीचे की तरफ आ रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाते हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाते हैं। अगर आप देखें इस डिसेंडिंग या इस असेंडिंग में मजीद दो पार्ट्स आपको नजर आएंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा वो थोड़ा मोटा है और जो नीचे वाला हिस्सा वो थोड़ा बारीक है। तो इस वजह से अब डिसेंडिंग के जो नीचे की तरफ आ रहा है इसके दो पोर्शन बन गए। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो नीचे वाला पोर्शन है वो थिन है, बारीक है, तो इसको हम कहेंगे थिन लूप ऑफ हेनले। तो ये दो पोर्शन में डिवाइड, इसी तरह ये वाला बाजू भी दो पोर्शन में डिवाइड है। नीचे वाला थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और जो ऊपर वाला है वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इस तरह लूप ऑफ हेनले को आप चार पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, दो थिक है, दो थिन है। इसी तरह आप कह सकते हैं एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है। तो इसको हम चार पोर्शन में उसके बाद ट्यूबुलर सिस्टम को जो आखिरी पार्ट है, अब आखिरी हिस्सा होता है उसे डिस्टल कहा जाता है, और ये भी थोड़ा सा बल खाया हुआ होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये तीन पोर्शन है जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सिस्टम बनाते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आ जाती कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था डक्ट और ट्यूब्यूल्स में फ़र्क है। ट्यूब्यूल्स छोटी सी नाली को कहा जाता है, जब डक्ट की बात आई तो बड़ी ट्यूब को डक्ट कहा जाता है जिसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं। अब जिस वक्त हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट कोई एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी सारे नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आके कनेक्टेड होती हैं। अगर आप बुक में भी देखें या यहाँ जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है तो इसमें साइडों के ऊपर ब्रांचेज आपको नज़र आएंगी कलेक्टिंग डक्ट के। तो ये जो साइडों के ऊपर ब्रांचेज हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ जैसे एक नेफ्रॉन ये कनेक्टेड है, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ कनेक्टेड है, तीसरा नेफ्रॉन यहाँ कनेक्टेड है, चौथा यहाँ, ऐसे। तो हज़ारों की तादाद में नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सिक्रेशन बना के वो किस में डाल देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में डाल। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट से किडनी के जिस हिस्से में यूरिन जाता है फॉर्मेशन के बाद उसको पेल्विस कहा जाता है। तो पेल्विस क्या है, इसको हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया था। तो पेल्विस वो पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का जिसने पूरे किडनी से यूरिन को कलेक्ट करना और फिर यूरेटर को दे देना। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गए नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स। अब इसके साथ जो ब्लड वेसल एसोसिएटेड हैं, जैसे हमने कहा जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये ग्लोमेरुलस में लेके आते हैं, ग्लोमेरुलस में ब्लड सर्कुलेट करता है, इफरेंट से निकल जाता है। और जब इफरेंट अब ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये क्या है, आर्ट्रियोल्स। जब हम आर्ट्रियोल्स की बात करते हैं तो आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं ये जब फर्दर डिवाइड होते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स ये जब फर्दर डिवाइड होते हैं तो उससे कैपिलरीज बनती है। उन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये बाहर की तरफ आते हैं ये ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ऐसे लिपट जाती हैं, दे इंटर मिंगल विद द ट्यूब्यूल्स। पेरी का लफ्ज़ी मतलब है घेरना, सराउंड करना। तो ऐसी कैपिलरीज जिन्होंने ट्यूबुलर सिस्टम को सराउंड किया हुआ है उसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। तो दिस ट्यूब्यूल्स आर इंटरमिंगल विद द ट्यूबुलर सिस्टम्स। उसके बाद ये ज़्यादातर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो उलझी हुई होती हैं, लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जैसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, उसके अंदर कुछ ब्लड कैपिलरी जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वो नीचे की तरफ आती हैं और स्ट्रेट होके एक लूप बनाती हैं। ये जो नीचे की तरफ आके लूप बना है इसे वैसा रेक्टा कहते हैं। इसको वैसा रेक्टा क्यों कहा जाता है, वैसा से निकला है, रेक्टा स्ट्रेट होने को कहा जाता है।
तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये उलझी हुई होती हैं, लेकिन इसका कुछ पोर्शन सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ये करैक्टर है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये वैदर नहीं बनता, क्योंकि ये वैदर का बेसिकली फंक्शन ये है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। इसी की वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। अब कैसे होता है इसका डिटेल में आगे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एक लूप बनाती हैं, उस लूप को वेदर रेक्टा कहा जाता है, और इट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो नेफ्रॉन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जब इन स्ट्रक्चर से चीज गुजरती है, गुजरने के बाद जब पेल्विस में आती है, तो इसको हम कहते हैं ये जो चीज आई है ये यूरिन है। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है, और ब्लड फिल्टर होके, जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन में काफ़ी सारी, जैसे एक नॉर्मल केमिस्ट्री में जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं नीचे और कुछ चीज़ें रह जाती हैं ऊपर। तो नीचे जो चीज़ें आती हैं उनको फिल्ट्रेट कहा जाता है, और जो ऊपर चीज़ें रह जाती हैं उनको रेजिड्यू कहा जाता है। तो इसी तरह ब्लड जब सर्कुलेट करता है ग्लोमेरुलस में, तो कुछ चीज़ें फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं, तो वो उनको हम कहते हैं ये फिल्ट्रेट है। और जो चीज़ ब्लड में रह जाती है वो रेजिड्यू है। वो क्या है? रेजिड्यू है। तो फिल्ट्रेशन होती कैसे है? ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल, कि ब्लड जब ग्लोमेरुलस से पास करता है तो वो बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन सिर्फ ग्लोमेरुलस साइट पर ही क्यों होती है, किडनी में बाकी जगह क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि फिल्ट्रेशन ओनली अकर एट ग्लोमेरुलस साइट जस्टिफाइड। इसको जस्टिफाई तो दो बड़े रीजंस हैं। पहली रीजन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलस है, अगर हम ग्लोमेरुलस की एक ब्रांच लें तो इसकी वॉल पोरुअस है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि किडनी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल इतनी ज़्यादा पोरुअस नहीं है। तो ग्लोमेरुलस वॉल आर पोरुअस। पहली तो रीज़न ये है, पोरुअस होने की वजह से यहाँ चीज़ें फिल्टर होके बाहर की तरफ आ रही होती हैं, और बाहर क्या मौजूद होता है? बोमेन कैप्सूल मौजूद होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अब सवाल हमारे पास ये थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हियर, जैसे एक पाइप होता है, पाइप में अगर हम एक सुराख कर दें तो पाइप में जितने प्रेशर के साथ पानी गुजरेगा उतने ही उस सुराख से पानी ज़्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ग्लोमेरुलस से अगर फिल्ट्रेशन करनी है, वहाँ के ब्लड से चीज़ें बाहर निकालनी है, तो वहाँ प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो ग्लोमेरुलस में ब्लड वेसल को उलझाया गया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, अगर पाइप सीधा हो प्रेशर कम होता है, अगर पाइप में थोड़ी सी ऐसे फोल्डिंग कर दें तो पाइप में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके उलझाने का मकसद ही ये है ताकि यहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतने ही फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वही फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। तो ग्लोमेरुलस साइड पर ही फिल्ट्रेशन क्यों होती है? दो रीजंस हैं। ग्लोमेरुलस जो वॉल है ये आप कह सकते हैं पोरुअस है। दूसरी रीज़न क्या है कि उसको थोड़ा सा फोल्ड किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और यही ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है। और वो चीज़ जो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होके आती है उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जब हम बात करते हैं, चूँकि ब्लड वेसल्स के पोर्स हैं, अब हर वो चीज़ जो पोर्स के साइज के मुताबिक है वो बाहर आ जाती है, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो वाटर है, ये यूजफुल कंपोनेंट है, सारे बाहर आ जाते हैं। तो फिल्ट्रेट अपियरिंग इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की अंदर जो फिल्ट्रेट बन के बाहर निकलता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। इसकी कंपोजिशन में वेस्ट भी आता है, यूजफुल सब्सटेंसेस भी आती हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट, एक्वस मीडिया, और ये ज़्यादातर पानी के अंदर है। और जिस वक्त ये वेस्ट बोमेन कैप्सूल से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, जो हमने अभी डिस्कस की है, तो ज़्यादातर वेस्ट बॉडी में दोबारा वापस भेज दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन।
ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर जब निकलता है मटेरियल तो वो ज़्यादातर उसमें वेस्ट होता है और काफ़ी हद तक उसमें पानी होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें ज़्यादातर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, बाकी पार्ट में भी होती है लेकिन वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होती है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। उस रीअब्जॉर्प्शन का फ़ायदा सिर्फ वो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं जो यूज़फुल हैं। उसके बाद सिक्रीशन क्या है कि जिस वक्त मटेरियल ट्यूब्यूल से गुजर रहा होता है तो ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम आपको पता है कि वो हमारे पास लेयर्स जो ट्यूब्यूल्स की दीवारें बनाती हैं वो ट्यूबुलर एपिथेलियम कहलाती, ट्यूबुलर एपिथेलियम कहलाती। और वो हमारे पास लेयर जो बिल्कुल दरमियाने खाली जगह के साथ हो वो ट्यूबुलर एपिथेलियम कहलाती। अगर ये मल्टी लेयर्ड हो तो वो लेयर जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खाली जगह के साथ है वो ट्यूबुलर एपिथेलियम कहलाती। तो इन ट्यूबुलर एपिथेलियम से अक्सर चीज़ें निकल के यूरिन में आ रही होती और ये चीज़ें अक्सर ब्लड से डायरेक्टली आ रही होती। इस वजह से सिक्रेशन को हम कहते हैं इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में ट्यूब्यूल से निकल के जाती है ब्लड में और सिक्रेशन में क्या होता है ब्लड से कुछ चीज़ें डायरेक्टली निकल के भी यहाँ आ रही होती हैं। लेकिन ये जो सिक्रेशन है ये बड़ी सिलेक्टिव हैं, ये नहीं कि हर चीज़ निकल के आ सकती है। जैसे कुछ हाइड्रोजन आयन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया। इन हाइड्रोजन आयन के आने का फ़ायदा क्या है, यूरिन की पीएच मेंटेन रहती है। यूरिन शुड बी एसिडिक, क्योंकि यूरिन की अगर पीएच चेंज हो गई तो यूरिन फॉर्मेशन में जो केमिकल रिएक्शन है मे भी चेंज हो जाए, क्योंकि जितने भी एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पे काम करते हैं। तो यूरिन की पीएच को मेंटेन, और एसिडिक पीएच का फ़ायदा भी ये होता है कि ये इन्फेक्शन के चांसेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो बहरहाल सिक्रीशन का लफ्ज़ी मतलब क्या, ट्यूब्यूल से चीज़ का निकल के ल्यूमन में आना। ल्यूमन से क्या मुराद है, खाली जगह, जो ट्यूब्यूल की खाली जगह होती है इसे ल्यूमन कहा जाता है। तो जिस वक्त हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहला स्टेप फिल्ट्रेशन का है। ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, फिल्टर होकर बुमेन कैप्सूल में मटेरियल आ जाते हैं। और यहाँ फिल्ट्रेशन क्यों होती है, दो रीज़न है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि यहाँ यही फिल्ट्रेशन क्यों होती है किडनी के अंदर, क्योंकि इसकी ग्लोमेरुलस वाल क्या होती हैं, पोरस होती हैं और यहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्रेशर मिल जाता है, फिल्ट्रेशन अच्छे अंदाज में हो जाती है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर हर वो चीज़ होती है जो स्पोर के साइज़ के मुताबिक वो बाहर है। अब इसमें प्रोटीन्स नहीं होती क्योंकि प्रोटीन का साइज़ बड़ा है, इसमें सेल्स नहीं हो सकते क्योंकि सेल्स का साइज़ बड़ा है। इसमें इस वजह से लिखा गया अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट, ये छोटे छोटे मालिक्यूल हैं जो इजीली पोर को क्रॉस करके बुमेन कैप्सूल में आते हैं। तो जिस वक्त कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती हैं वो सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब मटेरियल निकलता है तो वो ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल लगता है। सिक्रीशन क्या है, जो ट्यूबुलर एपिथेलियम से चीज़ें बाहर निकल रही हैं और ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल आ रही हैं, यानी यूरिन में ऐड हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम सिक्रेशन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये 3-4 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुकी है कि ड्रा नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिन कंसंट्रेट। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.